क्या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 भारत के संविधान को चुनौती देता है? सुप्रीम कोर्ट में 73 पेटिशंस ने इस कानून को लेकर तूफान मचा दिया है। नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड्स, वक्फ प्रॉपर्टीज का डी नोटिफिकेशन और रिलीजियस ऑटोनॉमी पर सवाल। क्या है पूरा मामला? जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको इन सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। मुस्लिम के चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने वाला ये लॉ अब सुप्रीम कोर्ट के स्कैनर में है। 17 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस एक्ट के की प्रोविजंस को एंट्रीम स्टे कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले समझते हैं वक्फ एक्ट है क्या। वक्फ एक्ट 1995 एक लॉ है जो मुस्लिम चैरिटेबल प्रॉपर्टीज जैसे मॉस्क, दरगाह, ग्रेवयार्ड्स को मैनेज करता है। ये प्रॉपर्टीज मुस्लिम कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए होती है। लेकिन 2025 का अमेंडमेंट इसमें बड़े चेंजेस लाता है। पहला बड़ा चेंज, नॉन मुस्लिम इंक्लूजन। वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब नॉन मुस्लिम को भी अपॉइंट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, वक्फ बाय यूजर रिमूव्ड। प्रॉपर्टीज जो सेंचुरीज से रिलीजियस यूज में है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के उनका वक्फ स्टेटस खत्म हो सकता है। गवर्नमेंट ओवरसाइट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अब वक्फ प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट्स डिसाइड कर सकते हैं। डिजिटल रिफॉर्म्स, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स होना अनिवार्य हो जाएगा। सेंटर का आर्गुमेंट है कि ये रिफॉर्म्स मिसमैनेजमेंट और एनक्रोचमेंट्स को रोकने के लिए है। लेकिन पेटिशनर्स इंक्लूडिंग AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी, DMK और कांग्रेस MPs इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। क्यों? चलिए समझते इस बात को। 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क एंट्रीम स्टे दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा, नो डी नोटिफिकेशन। कोई वक्फ प्रॉपर्टीज, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या कोर्ट डिक्लेयर हो, उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा अंटिल 5 मई 2025। नो न्यू अपॉइंटमेंट्स। सेंट्रल वक्फ काउंसिल या स्टेट वक्फ बोर्ड में कोई भी नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होगी। स्टेटस को ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज का करंट स्टेटस एज इट इज़ रहेगा। ये ऑर्डर क्यों आया? बिकॉज पेटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि एक्ट के प्रोविजंस हिस्टोरिक वक्फ प्रॉपर्टीज़ को खतरे में डाल सकते हैं। चीफ जस्टिस ने स्पेशली वक्फ बाय यूजर प्रोविजंस के रिमूवल पे कंसर्न दिखाया, जो अनडॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करता था। उन्होंने सेंटर से पूछा, अगर ये हिंदू ट्रस्ट के लिए होता तो क्या एक्सेप्टेबल होता? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एश्योर किया कि कोई प्रेसिपिटेट एक्शन नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। और जो ये कोर्ट का सवाल था, उससे कोर्ट के बाहर भूचाल सी मच गई है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जैसा वक्फ बोर्ड है वैसा किसी और रिलीजियस कम्युनिटी के लिए नहीं है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को कंपेयर करना था तो हिंदू ट्रस्ट का इंतजामिया कमेटी से कंपेयर करना चाहिए था, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। और ये कोर्ट के बाहर का मामला है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद क्या डिबेट हुआ। पहला जो डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन। पेटिशनर्स का कहना है कि ये एक्ट आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को वायलेट करता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सारे आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 14 जो कि इक्वलिटी की बात करता है, पेटिशनर का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज पे स्ट्रिक्ट रूल्स, जबकि हिंदू या सिख ट्रस्ट पे ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल वायलेट होने की बात कही जा रही है वो है आर्टिकल 25, जो कि रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। और पेटिशनर का कहना है कि नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड मुस्लिम ऑटोनॉमी को ख़त्म कर सकता है। और एक और जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 26। पेटिशनर्स का कहना है कि कम्युनिटी का जो राइट होता है वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकता है, वो इस एक्ट के बाद छीना जा सकता है। और कोर्ट में अब जो दूसरा डिबेट का मुद्दा था वो था वक्फ बाय यूज़र इशू। वक्फ बाय यूज़र का रिमूवल एक बड़ा इशू है। ये प्रोविज़न सेंचुरीज ओल्ड मॉस्क या ग्रेवयार्ड को वक्फ स्टेटस देता है बिना डीड्स के।
पेटिशनर्स का डर है कि इसके रिमूवल से हिस्टोरिक प्रॉपर्टीज एनक्रोचमेंट्स या गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर सकता है। कोर्ट ने भी इस पे सीरियस कंसर्न दिखाया। वहीं कोर्ट के बाहर इस पर्टिकुलर डिबेट को लेकर के लोगों में ये बात चल रही है कि हिंदू सोसाइटी अपना एविडेंस दिखा के भी अपने रिलीजियस प्लेसेस को ले नहीं सकता बिकॉज ऑफ 1991 वर्शिप एक्ट। और दूसरी कम्युनिटी को इतना छूट कैसे मिला था कि अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है फिर भी वो अपने यूज़ किए जा रहे प्रॉपर्टीज़ को क्लेम कर सकते हैं और इवन उस पर कैप्चर भी कर सकते हैं, चाहे उनके पास कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो चाहे ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे डिबेट के मुद्दे को देखते हैं, कलेक्टर्स रोल। एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वक्फ डिस्प्यूट्स डिसाइड कर सकता है। पेटिशनर्स बोलते हैं ये आर्बिटरी है और वक्फ ट्राइब्यूनल के पावर्स छीनता है। सेंटर का आर्गुमेंट है कि कलेक्टर न्यूट्रल आर्बिटर है, लेकिन कोर्ट ने इस पे क्लैरिटी मांगी। वहीं कोर्ट के बाहर इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के ये बहस छिड़ी हुई है कि क्या जो पहले वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होते थे वो जो इन सारे डिस्प्यूट्स को हैंडल करते थे वो न्यूट्रल होते थे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे और जिस बोर्ड के साथ उनके प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और उसी बोर्ड का कोई एक इंडिविजुअल आकर के इन सारी चीज़ों को चेक करता था, तो क्या वो न्यूट्रल था? अब ऐसे क्वेश्चंस कोर्ट के बाहर लोगों के डिबेट में है। तो चलिए अब एक और बड़ा जो डिबेट का पॉइंट था कोर्ट के अंदर वो था कि प्रोटेस्ट एंड वायलेंस का। कोर्ट ने प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस को वेरी डिस्टर्बिंग कहा। पेटिशनर्स ने कहा कि एक्ट बिना कम्युनिटी कंसल्टेशन के पास हुआ जिससे अनरेस्ट हुआ। वहीं सेंटर ने मिस इन्फॉर्मेशन को ब्लेम किया। तो ये 4 पॉइंट्स पे बेसिकली डिबेट हुआ कोर्ट के अंदर और इस एक्ट को सपोर्ट और अपोजिशन दोनों मिल रहा है। 6 ऐसे राज्य हैं जो कि इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम प्लस उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने इस एक्ट को सपोर्ट किया। उनका कहना है कि ये सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करता है और मिसमैनेजमेंट रोकने में सफल हो सकता है। लेकिन अपोजिशन में असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके, कांग्रेस एमपीज और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनका आर्गुमेंट है कि ये एक्ट मुस्लिम रिलीजियस राइट्स को टारगेट करता है और वक्फ प्रॉपर्टीज को खतरे में डाल सकता है। कोर्ट ने दोनों साइड के आर्गुमेंट्स को नोट किया, लेकिन कहा कि जो भी प्रोसेस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली होगा। तो अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग 5 मई 2025 के लिए सेट की है। सेंटर को 7 डेज में प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्स फाइल करना है और पेटिशनर्स को 5 डेज में रिजॉइंडर्स। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के रिलेटेड केसेस को ट्रांसफर करने पे विचार कर रही है फॉर अ यूनिफाइड हियरिंग। ये केस इंडिया के रिलीजियस एंडोमेंट्स के फ्यूचर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। विल द एक्ट सर्वाइव और विल इट बी स्टक डाउन? तो दोस्तों ये था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का सुप्रीम कोर्ट डिबेट का फुल ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, क्या ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनी जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।